गुड मॉर्निंग। भाषा कौशल के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं वाचन कौशल का। बोलना, मौखिक अभिव्यक्ति, वाचन या स्पीकिंग। बोलना वाक् शक्ति द्वारा ध्वनियों को जोड़कर बने एक विस्तृत शब्दकोश के शब्दों का प्रयोग करके की गई संचार की क्रिया को कहते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत बड़ों के लिए अलग प्रकार की भाषा का प्रयोग या शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, जैसे आप, क्षमा कीजिए, कृपया, बोलिए आदि आदि। औपचारिक व अनौपचारिक संबंधों में अलग अलग तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है, जैसे विवाह के अवसर पर, कोई उत्सव के अवसर पर, शोक के अवसर पर या किसी दुर्घटना के अवसर पर भिन्न भिन्न भाषा का प्रयोग किया जाता है। वाचन या बोलना कौशल का प्रयोग अपने विचारों, भावों आदि की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। यह अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंतर्गत आता है। एक व्यक्ति द्वारा अपने भावों और विचारों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु ध्वनि संकेत युक्त भाषा का प्रयोग मौखिक अभिव्यक्ति कहलाता है, परंतु यह भाषा श्रोता को समझ में भी आने चाहिए। इसलिए वह अभिव्यक्ति स्पष्ट, सहज, शुद्ध, स्वाभाविक, उसके मानसिक स्तर के अनुरूप एवं विचार क्रमबद्ध होने चाहिए। कक्ष में औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से बातचीत के अध्ययन से या माध्यम से इस कौशल का विकास सरलता से संभव है। इसके लिए शिक्षक कक्षा में कहानी, कविता, घटना, वर्णन आदि का प्रयोग कर सकता है। साथ ही शिक्षक का ध्यान विद्यार्थियों के उच्चारण की शुद्धता पर भी रहना चाहिए। अन्य सहगामी क्रियाएं भी आयोजित की जा सकती हैं, जैसे बाल सभा, वाद विवाद, समाचार वाचन, भाषण, काव्य प्रतियोगिता, नाटक आदि का प्रयोग किया जा सकता है। मौखिक अभिव्यक्ति हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। इसी से हमारे भावों, उदासीनता, खुशी, क्रोध आदि का भी आसानी से आभास संभव हो पाता है। यह व्यक्ति के सही व्यक्तित्व की पहचान भी कराता है, जैसे आत्मविश्वास, स्पष्टता, स्थिरता, मानसिक स्तर आदि। इससे हम व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में सामंजस्य बिठाते हैं। साथ ही प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का यह एक महत्वपूर्ण अंग होता है। इस कौशल के विकास से विद्यार्थियों को बहुत अधिक लाभ होता है, फायदा होता है, जैसे अवसर के अनुकूल विचार रखने के लिए उचित भाषा शैली का प्रयोग, अपनी बात प्रभावपूर्ण तरीके से रख पाना, पूछे गए प्रश्नों का सही व स्पष्ट उत्तर देने की क्षमता विकसित होना, संवाद के दौरान दूसरे के विचारों का विश्लेषण करते हुए अपनी बात शांतिपूर्वक परंतु प्रभावी रूप से सबके सामने प्रस्तुत करना। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में कुछ समस्याएं भी आ सकती हैं, जिसके कारण यह प्रक्रिया सही से नहीं हो पाती है। क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव संकोच, भ्रम, डर, उदासीनता आदि इन समस्याओं के अंतर्गत आते हैं। शिक्षक को चाहिए कि वह ऐसी समस्याओं को पहले पहचाने, समझने का प्रयास करे और इनका समाधान खोजने का यथासंभव प्रयास करे, वरना आगे चलकर बच्चों में हड़बड़ाहट, तुतलाने या हकलाने जैसी आदतें पड़ जाती हैं। वाचन कौशल का मूल्यांकन कैसे किया जाए शिक्षक के द्वारा? वाचन कौशल अर्थात मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के जांचने हेतु ध्यान देने वाले पहलू ये हैं कि सुश्रव्य वाणी में बोल पाना, उचित लय, हाव भाव, उतार चढ़ाव, गति एवं प्रवाह के साथ बोल पाना, शब्दों की सही क्रमबद्धता की पहचान करना, विषय से न भटकना, सही व्याकरणिक भाषा का प्रयोग, सही शब्दों का चयन कर प्रभावी रूप से विचारों को रखना आदि इसके अंतर्गत आते हैं। पढ़ने लिखने से पूर्व व्यक्ति बोलना सीख जाता है, जिसके लिए लिखना पढ़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि जब छोटा बच्चा बहुत छोटा होता है
तो जबकि वह पढ़ना और लिखना नहीं जानता या उसको शब्दों का, अक्षरों का ज्ञान नहीं होता है, तब भी वह बोलना शुरू कर देता है। तो किंतु सही बोला न जाए तो लिखना भी सही नहीं होता है और पढ़ा भी सही नहीं जाता है। अब समस्या ये आती है कि हम पढ़ना लिखना अलग समय पर सीखते हैं और बोलना उससे पहले सीख जाते हैं। तो जो हमारी आम बोलचाल की भाषा हमारे आसपास के लोग बोलते हैं, हमारे परिवार और पड़ोस वाले, वही भाषा का इस्तेमाल हम भी करते हैं। इससे बाद में समस्या आती है, क्योंकि जब जैसा हम उच्चारण करते हैं बोलने में, वैसा ही हम लिखना भी शुरू कर देते हैं। तो हमारी जो लिखने में अशुद्धियाँ होने लगती हैं, या कई बार हम वैसा ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की कमियां हमारे बोलचाल में या पढ़ने लिखने में रह जाती हैं अगर हम सही ढंग से बोलना नहीं सीखते हैं, शुद्ध बोलना नहीं सीखते हैं। तो बच्चा घर में पेरेंट्स या माँ बाप से या अपने परिवार के अन्य सदस्यों से और स्कूल में अपने शिक्षक के से जो है सीखता है बोलना, उनके अनुकरण के द्वारा। तो जिस तरह की हमारी भाषा होती है, शैली होती है, शब्द होते हैं, लय प्रवाह आदि का उपयोग हम करते हैं, वैसा ही बच्चा भी सीखने लगता है। और चूंकि जो हम बोलते हैं और जो हम लिखते हैं उसमें आपस में एकरूपता होती है, तो हमारा उच्चारण सही होना चाहिए, हमारा बोलना सही होना चाहिए, तभी हम सही लिख पाएंगे। इसीलिए छोटी कक्षाओं में क्या करते हैं, बोलकर पढ़ने के लिए कहा जाता है। यानी कि सस्वर जो है बच्चा लिखता है और उसको बोलता भी रहता है जोर जोर से। हालांकि बाद में इसको अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि उससे सब लोगों का डिस्टर्बेंस जो है, व्यवधान उत्पन्न होता है, इसलिए इसको बाद में हतोत्साहित किया जाता है। भारत जैसे बड़े देश में भाषाओं की कमी नहीं है। विभिन्न जगहों पर अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं। पहले तो भाषाओं की ही कमी नहीं है, और फिर बोलियां तो और भी कम दूरी पर बदलती जाती हैं। इसीलिए कहा गया है, कोस कोस में बोली बदले और 4 कोस में भाषा। बोली बदलने से उच्चारण बदलता है, और उच्चारण बदलने से लिपि पर भी असर पड़ता है। यद्यपि लिपि नहीं बदलती है, लेकिन लिपि जैसा हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, उसके अनुसार हमारी लिपि उसी के अनुरूप होने लगती है। कई जगह जैसे रबर को रबड़ बोला जाता है, कहीं खरा को खड़ा बोला जाता है, या बड़ा बड़ा, विश्वास को विश्वास, ये बहुत से शब्द हैं, यस जस, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका अलग अलग उच्चारण विभिन्न जगहों पर किया जाता है, और जगह के हिसाब से इसमें परिवर्तन आते रहते हैं। और कई बार जो वाक्य हैं उनमें गड़बड़ी होती है या व्याकरण में कमी होती है, ऐसा भी देखा गया है। सामान्यतः जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं वहाँ तो ये सब होता ही है। लिंग का खास तौर पर जो, जैसे यदि अंग्रेजी में कोई बोल रहा है या हिंदी में जब वो बोलना सीखता है, तो लिंग का बड़ा प्रॉब्लम उनको आता है बोलने में। लेकिन जो हिंदी भाषी हैं वो भी कई बार ऐसे बोलते हैं जो कि उचित नहीं है या सही नहीं है हिंदी की दृष्टि से। जैसे मेरे को तेरे को 100 रुपया देना है। अब इसमें ये समझ में नहीं आता कि मेरे को देना है या तेरे को देना है, किसने किसको देना है। तो इस तरह की जो गड़बड़ियां हैं हमारे उच्चारण में, हमारे बोलचाल में सामान्यतः पाई जाती हैं। ऐसे न जाने सैकड़ों उदाहरण हैं जिनमें इस तरह की कमियां देखी जाती हैं। तो हमें इनसे बचने का प्रयास करना चाहिए, और अपने विद्यार्थियों को भी ऐसे शब्दों और वाक्यों के इस्तेमाल से बचाना चाहिए, क्योंकि जो हम प्रारंभ में जिस भाषा का प्रयोग बच्चे करना शुरू करते हैं, फिर जिंदगी भर वो भाषा उनकी चलती रहती है, साथ नहीं छोड़ती है। किताब में सही लिखा होता है, लेकिन हम उसको अपने ढंग से पढ़ रहे होते हैं, या बोल कुछ और रहे होते हैं और लिखते अपने हिसाब से हैं। तो ये इस तरह की गड़बड़ियां अक्सर देखी जाती हैं। कहीं किसी के द्वारा कहा जा रहा था कि भाषा का जब सही ज्ञान नहीं होता ना, तो उसके अभाव में कैसे बातें कही और सुनी जाती हैं। एक व्यक्ति कह रहा था कि शादी मुबारक हो, जोड़ी साला मत रहे। सलामत को उसने साला मत कर दिया, तो इससे सारा जो है सेंटेंस गड़बड़ हो गया और उसकी मीनिंग भी बदल गई। तो इस तरह की जो बोलचाल की भाषाएं हैं या लिंग संबंधी जो अंतर हैं, वो भाषा के सही ज्ञान के अभाव में ये देखा जाता है। मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, शुद्ध व स्पष्ट
उच्चारण किया जाना चाहिए, उचित शब्दावली का प्रयोग किया जाए, सही शब्दावली का प्रयोग किया जाए, छोटे व सटीक वाक्य बनाए जाएं, भावानुकूल सहज भाषा का प्रयोग किया जाए, विराम चिन्ह का सही इस्तेमाल हो और कहाँ पर लगना है कहाँ पर नहीं लगना है ये हमारे वाचन में पता लग जाना चाहिए। निःसंकोच भाव से आत्मविश्वास के साथ बोलना चाहिए। मौखिक अभिव्यक्ति के रूप जो हैं उनमें आते हैं काव्य पाठ है, टेलीफोन वार्ता है, कहानी कहना, समाचार वाचन, भाषण, घटना वर्णन, चुटकुले सुनाना, चित्र वर्णन, कार्यक्रम संचालन, अंताक्षरी आदि बहुत सारी विधाएं हैं, बहुत सारे रूप हैं जो मौखिक अभिव्यक्ति में हमारे काम आते हैं। तो हमको इन सब का ज्ञान भी होना चाहिए। वाचन क्योंकि एक कला है जिसकी आवश्यकता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पड़ती है, केवल टीचिंग में ही नहीं बल्कि जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पर अगर आप अच्छे ढंग से अपनी बात को व्यक्त कर पाते हैं तो उसका असर पड़ता है। व्यक्ति का सबसे बड़ा आभूषण उसकी सुसंस्कृत एवं मधुर वाणी है, क्योंकि अन्य सभी आभूषण टूट या घिस जाते हैं किंतु वाणी सदा बनी रहती है। व्यक्ति की वाणी उसका एकमात्र आभूषण है। भावों एवं विचारों का मौखिक संप्रेषण मौखिक रचना है। अगर आप काव्य पाठ कर रहे हैं तो काव्य पाठ ऐसे किया जाए कि उसको सुनकर भाव स्पष्ट हो जाए, पहले ही समझ में आ जाए, और पहले उसको कंठस्थ कर लेना चाहिए। फिर गति, प्रवाह, सुर, ताल, उतार चढ़ाव पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मुख व वाणी में वही भाव होना चाहिए जो कि उस कविता में है। इसी तरह से टेलीफोन वार्ता यदि आप कर रहे हैं तो औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत का ध्यान रखना चाहिए। मुस्कुराकर बात को करें और ध्यान से सुनें और दूसरे को ऐसा अनुभव हो कि आप मुस्कुरा रहे हैं। बातचीत स्पष्ट व स्थिति के अनुरूप होनी चाहिए। इसी प्रकार से अगर आप कहानी सुना रहे हैं तो कहानी सुनाने भी एक कला है। पहले कहानी को आपको याद कर लेना चाहिए अच्छे से, क्योंकि ऐसा ना हो कि बीच बीच में आप अटकते चले जाएं, और रोचकता बनी रहनी चाहिए कहानी की। ऐसे बोली जानी चाहिए कि जिज्ञासा जगा दे वो सुनने वाले पे। अच्छे विचार और सीख देने वाली कहानियाँ होनी चाहिए। इसी तरह से समाचार वाचन यदि आप कर रहे हैं तो उसमें जो मुख्य बातें हैं, एक तो समान गति से पढ़ा जाना चाहिए समाचार को। उच्चारण आपका शुद्ध होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। विराम चिन्ह का ध्यान दिया जाना चाहिए। बड़े वाक्यों को तोड़कर पढ़ा जाए और किस बात पर अधिक बल देना है, किस पर कम देना है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। विषय का चयन सोच समझकर किया जाना चाहिए। हिंसा, अपराध आदि से जुड़ी हुई खबरों को कम स्थान दिया जाना चाहिए। ये मुख्य बातें हैं। इसके अलावा अगर आप भाषण कर रहे हैं तो अभ्यास द्वारा इस कला को सीखा जा सकता है। लगातार अगर आप अभ्यास करते हैं घर पर तो उससे आप इसमें निपुण हो सकते हैं। मुख्य बातें हैं कि तैयारी पहले से कर ली जाए भाषण की। रोचकता बढ़ाने के लिए सूक्तियों का प्रयोग किया जाए या काव्य पंक्तियों का प्रयोग किया जाए। कंठस्थ कर लिया जाए और मुख्य बिंदु लिख लिए जाएं। चाहे आपको याद भी है तब भी मुख्य बिंदुओं को लिख लेना चाहिए। घर में अभ्यास कर लेना चाहिए परिवार के कुछ सदस्यों के सम्मुख, ताकि आप में आत्मविश्वास उससे जाग जाए। उतार चढ़ाव का, विराम का, शुद्ध उच्चारण का ध्यान रखा जाए। आत्मविश्वास के साथ अभिवादन करें और स्वाभाविक सा लगे जब आप बोलें भाषण, तो ऐसा लगना चाहिए कि स्वाभाविक रूप से आप उसको बोल रहे हैं। ऐसा न लगे कि कंठस्थ करके आप किसी चीज़ को, रटी रटाई चीज़ को बोल रहे हैं। और अंत में आपको धन्यवाद करना चाहिए उनका, जो कि श्रोता हैं। अच्छी मौखिक अभिव्यक्ति की जो मुख्य विशेषताएं हैं, एक तो उसमें स्वाभाविकता होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, बोधगम्यता होनी चाहिए, सर्वमान्यता होनी चाहिए और शिष्टता हो। श्रोताओं के अनुकूल भाषा का उपयोग किया जाए और अवसर के अनुकूल भाषा हो, मधुरता हो, प्रावाहिकता उसमें बनी रहे। मुख्य गुण आवाज़, डिक्शन, होंठ, जीभ
और जो दांतों का उपयोग है, तालु का जो उपयोग है वो सही हो। प्रवाह, मात्रा, लय, भावना, शब्दावली, संदेश की संरचना, स्पष्ट विचार, ये सब हमारे वाचन में होना चाहिए। इसलिए अच्छे वाचन के लिए या वाचन कौशल के विकास के लिए इन सब पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है और इसको कक्ष में अध्यापक अभ्यास के द्वारा उनमें इसे विकसित कर सकता है और लगातार उन पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जहाँ पर गलतियाँ होती हैं उनको ठीक किया जाना चाहिए ताकि आगे के लिए उनकी भाषा का उनका जो वाचन है वो ठीक हो जाए। अन्यथा पूरी ज़िंदगी वो गलत वाचन ही करते रहेंगे, उनका बोलना ठीक नहीं हो पाएगा। इसलिए शुरुआत से इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आशा है आपको ठीक लगा होगा। अगले बार फिर हम एक और कौशल को लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए विदा।